क्योंकि इन्होंने कहा है, YDA के लोगों ने कहा या ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बोला है कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। अगर कुछ लोग जाके सड़कों को रोकेंगे, अस्पतालों को बंद करेंगे, तो उनसे बात करने का जवाब क्या है? ठीक है, अच्छा चले, मैं भाई साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है, हम इसी के ऊपर रहेंगे, ना किसी को नौकरी से निकाला जाएगा और इलाज मुफ्त रहेगा अवाम का। ये तो मेरे ख्याल से आपका भी मेरे यही अवाम को तो ये माफ कर दें, जितने ये चंद लोग अवाम के मुखलिस हैं वो इनके मुंह पे भी कहने के लिए तैयार हो, ये कोई अवाम से मुखलिस नहीं है। इनके अपने मकासद हैं, इनके अपने इश्यूज हैं जिनके लिए अवाम के नाम पे इस्तेसाल करते हैं। अवाम से इनको मोहब्बत होगी तो कभी OPD बंद नहीं करेंगे और इंडोर बंद नहीं करेंगे। इलाज मुफ्त, इलाज को पैसे का नहीं किया जा रहा ना। जहाँ तक नौकरी का आदमी को वो नौकरी से फारिग नहीं किया, कैटेगरी में किसी रेगुलर एम्प्लॉय को नौकरी से फारिग किया गया। किसी रेगुलर एम्प्लॉय को नौकरी से फारिग नहीं किया गया भाई साहब? नो जोहेब भाई, हमारे महकमे में किसी को महकमे को फारिग नहीं किया गया। इवन प्राइमरी सेकेंडरी में भी किसी को फारिग नहीं किया गया। एडहॉक को सिर्फ जो डेली वेज और डॉक्टर सिर्फ उनको किया और उनकी जगह पे 20,000 के जा रहे हैं और कई हजार डॉक्टर नर्सिस को जो आउटसोर्स किया जा रहा है उनको रोजगार का मौका दिया जा रहा है। ये चंद लोग जो है ये सिर्फ इनके अपने मकासद है। अवाम के लिए जो बेहतर से बेहतर इलाज है 100% मुफ्त होगा आउटसोर्सिंग। भाई साहब इनके साथ बैठ के, क्योंकि देखें जब ये अनरेस्ट होगा, ये सड़कों पे मार पड़ेगी या ये भागेंगे, आप इनके पीछे आएंगे, इससे एक बदमजगी सी पैदा होती है। क्या हम इसको टेबल पे सेटल कर सकते हैं? मैं किरदार अदा कर सकूं अगर मुझे काइंडली सर एक बात बताएं कि दबाव डाल के ब्लैकमेल करके सड़कों पे आके और इशू भी कोई ना हो तो उनसे मैं क्या बात करूं? अगर आप कहें तो मैं किरदार अदा करके इनको टेबल पे ले आऊं। सुहेब भाई मेरे ये सारे जो 2 लड़के हैं इनसे मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन इनकी अपनी यूनियन है, मैंने अपनी गवर्नमेंट पब्लिक के साथ चलना है। ठीक है, कहा है कि आप यही श्योर कर दें कि एक इलाज मुफ्त रहेगा और दूसरा ये लोग जॉब से नहीं जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से वो श्योरिटी दे रहे हैं। नहीं दे रहे, ये आपके सामने टीवी शो में कह रहे हैं। आप इसमें वो किरदार अदा करें, सालसी का वो लिख के दे दें कि ये कोई बंदा जॉब से फारिग नहीं होगा और इलाज मुफ्त रहेगा। 2 चीज़ें वो लिख के दे दें टीवी शोज में। तो 2 चीज़ें आपके मुताबिक सिंपल 2 हैं। 2 चीज़ें, कोई बंदा जॉब से नहीं निकलेगा, हाँ जी, और इलाज मुफ्त रहेगा मरीजों का इलाज मुफ्त रहेगा, उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे, ना इन्वॉल्व। इससे मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अब बात ये ना, उनके तो अपने स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वहाँ जो हमें पता चलता है वो यही पता चल रही है तो यही बातें, अगर यही बात हो हम भी कह रहे हैं। अब आपने बड़े क्लियरली बता दिया। मेरे ख्याल से ये 2 मुतालबात मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपके 2 मुतालबात हैं, इलाज मुफ्त रहे और कोई भी बंदा जॉब से नहीं, कोई बंदा जॉब से ना जाए, और वो जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं होगी, वो गवर्नमेंट उनको जॉब सिक्योरिटी दे। अगर आपकी बात ना मानी गई, अगर ये तमाम बातें पूरी ना हुई और आप पे पर्चे भी हुए हैं और आप वो एक कानूनी चाराजोई की तरफ जा चुके हुए हैं, आपका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब मैं दोबारा इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं। ये तहरीक इंशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाएगी, ये गवर्नमेंट से संभाली नहीं जाएगी, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब पेशेंट्स का बड़ा हर्ज हो जाएगा। वो गवर्नमेंट को किसी का परवाह ही नहीं है। तो ये तहरीक हम बहुत बड़ी बना देंगे। भी परवाह नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स तो बेचारे पहले मुफ्त इलाज के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स मतलब ये तो फिर अगर आप एहतजाज पे जाएंगे, अगर मेरा मेडिकल स्टाफ ही सारा एहतजाज पे चला गया तो हम कैसे रह पाएंगे? ये जो हम तहरीक आगे लेके आएंगे, कैसे चल पाएगा? ये जो तहरीक हम आगे लेके आएंगे, ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होंगे, इसमें तमाम वो लोग जो मुतासर हो रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरियों से जिनको निकाला जा रहा है, जिनकी परमानेंट जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक है, चाहे वो साथी हैं, चाहे वो क्लर्क्स हैं, सबको इंशाल्लाह लेके आएंगे। ये किसी को भेजा नहीं गया आपके पास? किसी को नहीं भेजा गया। एक अनाम परस्ती है, एक खुद गर्जी है, जिसके अंदर ये है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। भी क्यों बात ना करें? क्या ये इंडिया के लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या ये डेमोक्रेटिक वे से आपसे बात नहीं करना चाह रहे? क्यों बात नहीं? कि ये दहशतगर्द हैं? किया क्या इन्होंने? क्या इन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं? क्या किया इन्होंने? चलें अब इसको आखिर में यही कंक्लूड करते हैं कि आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 100% जिस वक्त कहेंगे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत ही सोल्यूशन है। टेबल पे बैठना चाहते हैं? डेफिनेटली बैठना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हम कोशिश करते हैं कि ये कोई टेबल पे आप आ जाएं और ये बात साहब आप कोशिश करते हैं, हम हाजिर हैं। आप यही श्योर कर दें कि एक इलाज मुफ्त रहेगा और दूसरा ये लोग जॉब से नहीं जाएंगे। कोई एक सिंगल रेगुलर मुलाजम किसी तौर पे नौकरी से फारिग नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। कल हमने एक शो किया, उसके अंदर हमने डॉक्टर से पूछा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस से पूछा, YDA वालों से पूछा, सबसे बात की और हमने जो वज़ीर सेहत हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनसे बात की। लेकिन जो अहम आदमी है इसके अंदर, जिनके ऑर्डर पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या जिनकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, कहा जा रहा है
वो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो वज़ीर हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप ख्वाजा साहब? बिल्कुल फिलहाल तो ठीक ही हूँ। ख्वाजा साहब, ये एहतजाज हुआ और ठीक ठाक एहतजाज हुआ, यानी कि 28 दिन ये लोग बैठे रहे, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें निजकारी की जा रही है और ठेकेदार को अस्पताल दिए जा रहे हैं और हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये किसमें कितनी सच्चाई है? देखिए भट्ट साहब, इस मुल्क में बदकिस्मती से, जिसमें मान रहे हैं, हमेशा से झूठ बिकता रहा है। आप सोचें कि जब 2014 के धरने हुए, पनामा लीक्स, पता नहीं क्या क्या, तो बाद में जाके कभी 35 पेंचर की बात हुई, लोग जज्बाती हुए और बाद में कह दिया गया कि जनाब वो तो सियासी बात थी। फिर पनामा लीक्स के ऊपर इतना बड़ा तमाशा लगाया गया, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया और बाद में पता चला कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो पनामा से कामा पे आए और कामा से कह दिया कि जनाब वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो इन तमाशों ने और इन ड्रामों ने पाकिस्तान का हमेशा बेड़ा गर्क किया है। ये भी एक किस्म का तमाशा ही है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो बेचारा जो गरीब मुलाजिम वहाँ पर बैठा हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसको कहा ये गया, उसको झूठ स्टोरी ये सुनाई गई है कि जनाब आपको नौकरियों से निकाल दिया गया है, तमाम डॉक्टर नौकरियों से फारिग हो गए हैं और ये ठेकेदार आ गया और ये सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया और सब निजकारी होगी। बट साहब, कोई निजकारी नहीं हो रही। देखें, कोई निजकारी फ़र्क है इस फिक्रे में और जो हम कर रहे हैं। हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं कर रहे, हम किसी ठेकेदार के साथ नहीं कर रहे। हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स को, जो हमारे डिपार्टमेंट की सबसे पहली बुनियादी इकाई है, जिनके बारे में सबका मुतालबा था कि इनको जनाब ठीक करें, यहाँ फाल किया जाए, यहाँ इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर्स की किसी की पोस्टिंग करते थे तो कोई बेचारा जाता था, कोई नहीं जाता था। फिर हमने बराबर मजबूरी जो है स्पेशलाइजेशन में BHU के मार्क्स रख दिए, उसके नतीजे में डॉक्टर्स वहाँ जाना शुरू हो गए। फिर डॉक्टर का जाना और डॉक्टर का प्रॉपर जाना, ये भी दो चीज़ों में फ़र्क होता है। सही है कि एक तो है कि मैं ऑफिस से आता हूँ और एक ये है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ऑफिस बैठ के काम करता हूँ। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हमारा एंड मुतालबा क्या है, हमारा एंड टारगेट क्या है? हमारा एंड टारगेट ये है कि पंजाब की जो 13 करोड़ आवाम है, जिसकी हेल्थ के मामलात के मरियम नवाज साहबा और मैं रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको कैसे बेनिफिशरी किया जाए, उन बेसिक हेल्थ यूनिट्स को कैसे मुकम्मल फ़ाल किया जाए जो कि मुकम्मल फ़ाल नहीं थे, उन RHCs को कैसे मुकम्मल फ़ाल किया जाए जहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए थे, नहीं होते थे। तो हमने एक इंटरवेंशन ये की कि जो पिछला दौरे हुकूमत था, जिसमें हमारे बहुत सारे ये साथी जो आज रोड़ा डालते नज़र आते हैं, मेरा सबसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैं अब तो बात भी करता हूँ तो मुझे होता है कि यार मैं क्या बात करूँ। ये पर्चियों पे लिख के दिया करते थे कि जनाब फलानी दवाई खाएं और फलाने को वोट दें, और जिनका ये लिखा करते थे, सुने जिनका ये लिखा करते थे, उन्होंने 65,000 डॉक्टर बेरोजगार करा दिए अपने 5 साल दौर में। अब इसको सवाल को थोड़ा सा इसका ज़मीनी सवाल ले लें। आपने कहा निजकारी नहीं हो रही, हम सिर्फ क्लिनिकल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, दो चीजें बिल्कुल। अब अगला सवाल ये है कि 28 दिन तक ये लोग वहां बैठे रहे, लोगों का जीना हराम हो गया, वहां पर लोग बिजनेस नहीं कर पाए, ये लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। इसकी वजह क्या बनी? आप लोग इनसे बात करने क्यों नहीं करते? मेरी बात देखें ना, मैं पहले फिक्र को अगर कंप्लीट कर लूँ, इजाज़त दें, तो हमने ये किया कि हम उन जिस तरह 65,000 डॉक्टर बेरोज़गार हो गया था, डॉक्टर का इस्तेसाल हो रहा था, और इनको खुद इनका ये गिला है कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा सलूक अजीब सा किया जाता है। चंद एक तो अच्छा करते हैं, ज़्यादातर जो है किसी को 25,000 तनख्वाह देते हैं, किसी को 35,000 तनख्वाह देते हैं। एक PM से भी कम एक डॉक्टर को तनख्वाह दी जाती है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। जो क्रीम ऑफ द स्टूडेंट होता है वो डॉक्टर बनता है। तो क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स का माशी तौर पर ये इस्तेसाल हो रहा था। मरियम नवाज साहबा ने उनको एक मौका दिया है, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का, लोगों की खिदमत करने का, एज एंटरप्रेन्योर अपना कैरियर जो है स्टार्ट करने का, कि आइए हमारे साथ बैठकर एक एग्रीमेंट कीजिए, ये एक गवर्नमेंट का BHU है, ये हम इसकी मैनेजमेंट आपके हवाले करते हैं, हम आपको पर पेशेंट पैसे देंगे, पेशेंट का इलाज मुकम्मल फ्री होगा, पेशेंट 1 रुपया भी नहीं देगा, हुकूमत पंजाब उस तमाम खर्चे को देगी जितने पेशेंट आप देखेंगे। मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ ना, 26 दिन क्यों नहीं गए? वही बताने लगा हूँ। हमने किसी ठेकेदार को BHU नहीं दिए, हमने ज़ुहैब बट को नहीं दे दिया, हमने ख्वाजा इमरान को नहीं दे दिया, हमने आगा एहतशाम को नहीं दे दिया, हमने डॉक्टर्स को डायरेक्टली BHU दिए हैं। डॉक्टर्स को दिए? उन डॉक्टर्स को जो बेरोजगार हो गए थे, जो
जब पर्चियों पे लिख के देते थे तो 65,000 डॉक्टर बेरोजगार हो गया था। तमाम के तमाम डॉक्टर किसी कंपनी को BHU दिया गया हो, आप मेरा गिरबान पकड़ें, सिर्फ डॉक्टर्स को किसी दिया। कॉन्ट्रैक्टर को BHU दिया गया हो, आप मेरा गिरबान पकड़ें, सब डायरेक्ट डॉक्टर्स को दिए गए हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया गया है। अब खराबी क्या हुई है? खराबी ये हुई है कि जब हम एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी एक डॉक्टर को मेरे वर्ड्स को सुन लें, जी नौकरी से फारग नहीं कर रहे, तो फिर मुझे ये बताएं, तो फिर ये मैं किसी तंजीम का नाम नहीं लेता, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? गए फिर क्यों जब नहीं तमाशा लग गया तो भाई तमाशों पे जाने की हमें आदत नहीं है। डिसिप्लिन पे बिल्कुल कोई समझौता नहीं है। मैंने बारहा ये कहा कि आप हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बेटी हैं, जाएं अपने घर जाएं, इंशाल्लाह आपका रोजगार का मामला, अल्लाह की जात ने आपका रोजगार लिखा। ये बता, मैं सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मॉल रोड के ताजर परेशान थे, ऐसा ही मॉल रोड से गुजरने वाले परेशान खुद परेशान थे जो धरने में बैठे थे, तो 26 दिन तक का इंतजार क्यों किया, क्यों नहीं गए? देखिए मुझे बताएं क्या लेके जाएं इनके पास, यानी कुछ कोई बात हो जो इनका कोई मुतालबा हो तो को समझ भी आती है। फिर इनको सिक्योर किया गया, इनको वहां बैठे रहने दिया गया, इनको मुझे सिर्फ भट्ट साहब आप एक सवाल का जवाब ले दें कि जब कोई डॉक्टर बेरोजगार नहीं किया जा रहा, जब किसी डॉक्टर को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, जब BHU दिए ही डॉक्टर को जा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स का हड़ताल करने का जवाब क्या है? चले डॉक्टर से आगे आते हैं, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, अभी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एक सवाल पे आऊंगा, जो लोग आए हुए थे वहां पे, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस, हाँ ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी तंजीम बन चुकी है, जिस पे पर्चे हुए हैं, जिन लोगों पे बड़ी तंजीम है, तो उनको इलेक्शन लड़े हैं, अपना हमारी जगह पे आके फैसले करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कैसे जीत के आए? एक अलायंस उन्होंने बनाई है। क्या मुझे बताएं भट्ट साहब, मैं उनको ये सरकारी मुलाजमीन है, हाँ जी, ये नौकरी करते हैं ना सरकार की। ये वैसे आपका काम है कि ये अलायंसेस जो बनती हैं इनको देखें, इनका क्या तुक है? ये आपका काम है देखना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं मंजन बेचने कि जिनका हेल्थ के साथ दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है, जो अपनी करतूतों से निकल पड़े थे आज से 5-5 साल पहले, जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बहाल नहीं करती, वो लोग आज आपके लीडर बन के बैठे हुए। इनसे बात करने जाते हेल्थ वर्कर्स नहीं, इनसे बात करने जाते, अच्छा, ऐसे लोगों से बात करने जाते तो सारी उम्र लोगों के चंदे खा खा के सियासत करते हैं, इनसे बात करने जाते, ऐसे झूठों से बात करने जाते कि जो हमसे, जिनको हमने बहनें बेटियां बना के सर पे हाथ रखा और उन्होंने इतनी हया शर्म नहीं की कि अपने काम से बाज नहीं आए। इन मासूम बच्चियों से चंदा इकट्ठा करना और उनके नाम पे धरने करके जेबों में पैसे डालना और अपनी जदादे बनाना, इन लोगों से बात करने जाते नेवर एवर, कभी नहीं करेंगे इनसे बात। अच्छा ख्वाहिश साहब, अब ये बताएं, ये जो आपका मॉडल है जिसमें आप क्लिनिकल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, इस मॉडल का और एक वो फिक्रा और कह दूं, अच्छा, जिनके वो नुमाइंदा बन के वो खतून बैठी हैं, वो बाजी रुखसाना की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन सी बाजी, मुझे बताएं कोई एक लेडी हेल्थ वर्कर अगर नौकरी से निकल रही हो, कोई एक, मेरा गिरबान पकड़िएगा। तो जब कोई ये टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई एक लेडी हेल्थ वर्कर अगर इस सारे स्टेप्स के नतीजे में नौकरी से जा रही होती तो मेरा गिरबान पकड़िएगा। आप हम हमें तमाशे लगा रहे हैं, आप लोगों को झूठ उनके ज़हनों में डाल रहे हैं। Your point is very valid and clear. आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। Very loud and clear, you said it. अच्छा, आगे दूसरा सवाल ये मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, इसमें आप करेंगे क्या, और DHQ, BHU और THQ में ये आप क्या प्लान देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ नहीं चाहती सिवाय इस एक बात के कि वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान जो मजबूरी में सरकारी अस्पताल पे आता है, शौक से नहीं आता, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो हमारा मेहमान होता है। जब वो अस्पताल में जाए, जब वो किसी करीबी मरकज़ में जाए, उससे मोहब्बत से बात की जाए, उससे इज़्ज़त से बात की जाए, उसका इलाज करने के बाद उसको जो दुआ सरकार ने दे रखी है वो एज इट इज़ उस तक पहुँचा दी जाए। इससे ज़्यादा हम किसी से कुछ नहीं चाहते। ये तो बड़ी मुझे बताएं, जो मॉडल बता दें मुझे कि ये मॉडल में होगा क्या। दर्जनों बार चोरी की दवाई पकड़ी है, आपने पकड़ी है, मैं चोरी करता हूँ जी, बिल्कुल आप चोरी करते हैं, तो कोई तो करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसे नासर को हम इसमें से निकालना चाहते हैं या हम एक ऐसा फुल प्रूफ निजाम लाना चाहते हैं कि जिसमें ये मामला ना हो, बहुत अच्छा, मरियम साहबा को गुनाह कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जिसको ये निजकारी का नाम लेके लोगों को ट्रक की बत्ती के मगर लगा के पागल किया हुआ है, लोगों की बेटियों बहनों को, बेचारियों को और उनकी नौकरी जाने के डर से ख्वार करके धरनों में बिठाया हुआ था। हम तो सिर्फ बेटरमेंट चाहते हैं हेल्थ सेक्टर की, और हमने 13 करोड़ आवाम को देखकर फैसले करना होते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है उसने चंद 100 को नहीं देखना होता, उसने 13 करोड़ आवाम को देखना होता है। मॉडल क्या है? व्हाट इज द मॉडल? बड़ा सिंपल मॉडल है। जो BHU आउटसोर्स हो रहा है, अब 150 चल रहे हैं ना, आप किसी दिन अपना कैमरा लेके चले जाएं, वहाँ पर आपको एक बच्चा या बच्ची डॉक्टर जो है वहाँ बैठा नजर आएगा।
जो कि पहले गालबन हाजिरी लगाने के बाद अक्सर बाज़ दफ़ा नहीं भी नजर आता था, कुछ करते भी थे काम, कुछ नहीं भी करते थे। बड़ी सी बात वहाँ है। पर आपको हमने उनको ये टारगेट दिया है कि ये इस BHU का जो इनकैचमेंट एरिया है, अब BHU हाली आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, इसका जो इनकैचमेंट एरिया है, इन लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप उनका प्रॉपर एक डाटा मेंटेन करेंगे, आपको ये पता होगा कि यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों ने वैक्सीनेशन ली नहीं ली, उन बच्चों को हिफाजती टीके मिले नहीं मिले, उन बच्चों को अगर कोई प्रॉपर प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको बड़े एक अच्छे तरीके से मैनेज करके हमने किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम इसमें साथ शामिल कर रहे हैं। इसमें तो आपको बड़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत मैं है। उस पर भी आ रहा हूँ। हमने सबको ये बात समझाई, बारहा मैंने अपने मेरे वीडियो बयान मौजूद है हाँ। कि भाई हम 20,000 20,000 की नई रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि जो ऐसे एरियाज जहाँ पर कोई वाली वारस नहीं है, कोई ऐसा स्किल्ड वर्कर नहीं है हेल्थ का कि जो आपको गाइड कर सके, वो एक एक एरिया का जिम्मेदार होगा। हम 60,000 हिस्से कर रहे हैं पंजाब के, 60,000 के ऊपर 60,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स डिप्यूट कर रहे हैं। वेरी नाइस। हम और आपको नए लोग चाहिए होंगे। हम बशीर स्ट्रीट जो है उसके ऊपर एक कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर रखेंगे, डार्क स्ट्रीट के ऊपर दूसरा रखेंगे, बदाना गांव के ऊपर तीसरा रखेंगे। मिसाल दे रहा हूँ जी, ठीक है। यानी हम कोई एक एरिया भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पर कोई स्किल्ड हेल्थ वर्कर जो है वो उसका इंचार्ज ना हो, बड़ी अच्छी चीज़ है ये और तो। वो इन तमाम चीज़ों को चैनलाइज करेगा। हम उन BHUs को इन कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के साथ डवटेल करेंगे। BHU से RHC तक जाने का एक मैकेनिज्म डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसे अगर एक पेशेंट जो है जिसको BHU पे इलाज पूरा नहीं मिला, उसने RHC पे कैसे जाकर इलाज करना है। RHC में हम 3 कंसल्टेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। फिर वही बात, हम ये नहीं कह रहे कि बट एंड कंपनी आ जाए जनाब हमसे ले ले, ये 100 RHC हम आपको देते हैं, ये तो नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि अगर भट्ट साहब आप स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, आप स्पेशलिस्ट हैं एनेस्थीसिया के, आप स्पेशलिस्ट हैं आँख नाक कान गले के, तो आप हॉस्पिटल ले लें। तो आइए 3 दोस्त 3 स्पेशलिस्ट मिलकर एग्रीमेंट करें और एक RCC हमें अप्लाई करें और एक RHC हमसे ले लें, ताकि वो जहाँ पर कोई एक कंसल्टेंट भी नहीं मौजूद होता, जाना गवारा नहीं करता कि मुझे तो लाहौर में रहना है, मुझे तो बाहर नहीं जाना, वहाँ कम से कम 3 कंसल्टेंट उस इलाके के, उस देहात के, उस गांव के बच्चों गरीबों को देखने के लिए मौजूद तो होंगे। डॉक्टर को इससे फ़ायदा क्या होगा? लेकिन डॉक्टर को इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक डॉक्टर फॉर एग्जांपल जिसका मैंने आपसे जिक्र किया जी, जो पेरिफेरी में किसी अस्पताल में प्राइवेट में काम करता है और उसको वो 35,000 रुपये देते हैं, हाँ। अगर वो डॉक्टर हमसे जो BHU ले रहा है उसका एक जो फाइनेंशियल मॉडल ऐसा बना है कि वो अल्लाह के फजल से इससे दुगनी तिगनी आमदनी हक हलाल की उस BHU पर बैठे कमा सकता है। वहाँ पर वो करप्शन नहीं कर सकेगा? नहीं देखें, बात ये नहीं जैसे उसका यानी कि पार्किंग का ठेका, उसकी लॉन्ड्री का ठेका, है नहीं वो उसकी BHU में तो खैर ये चीज़ें उसकी नहीं होती, दवाइयाँ। बट साहब BHU में तो खैर ये चीज़ नहीं होती। हमने साइमल्टेनियसली इसकी मॉनिटरिंग का एक निज़ाम भी वज़ा कर दिया है। हमारे जो एक चंद अफसरान हम डिप्यूट कर रहे हैं, जो MEs डिप्यूट कर रहे हैं, वो इन BHUs में जाया करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, और रोज़ाना की बुनियाद पे ये देखा करेंगे कि आया वो तमाम जो SOPs जो फॉलो होने चाहिए वो फॉलो हो रहे हैं। हमने तो और हमारा पहले प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर था, अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, हमने अपना तमाम तर पेशेंट डाटा डिजिटलाइज कर दिया है। आपने सोशल सिक्योरिटी वाले अस्पताल भी ले लिए हैं अपने नहीं, पास? हमने सोशल सिक्योरिटी वाले अस्पताल नहीं लिए, वो उनका अपना, हमारे पास जेल के अस्पताल आए हैं, 43 अस्पताल जेल के वो आ गए हैं। हमारा जो भी पेशेंट आएगा वो EMR पे होगा बट साहब, वो ज़ुबानी कलामी नहीं होगा कि मैंने कह दिया जी आज मैंने 20 देखे हैं तो इसका मतलब मैंने देखे हैं। एक एक पेशेंट की डिटेल कंप्यूटराइज तौर पे, डिजिटलाइज तौर पे मौजूद वैसे होगी। मैं आपको इसको एक बात बताऊं, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक ना स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। ये जो आपके मोबाइल हेल्थ यूनिट लगे हुए थे ना, इसमें वो पेशेंट आता ना, उसे 2-3 कार्ड मंगवा लेते थे, शनाख्ती कार्ड, कि दहादे सानू थे वो नंबर वो डाटा में फिल करते थे। हमने 200 मरीज देखा, हमने 150 मरीज देखा। अब इसी को ठीक करने के लिए हमने मॉनिटरिंग का निज़ाम बना दिया। देखें, एक था कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, चल पड़ा, फिर अब अगली नीड ये है कि अब उस प्रोजेक्ट को फुल प्रूफ कैसे बनाना है। हाँ। ये ऐसे ही है कि जैसे पहले हमारे पास बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग होती थी, हमने कहा यार पहले बिजली बना लइए, और अब थोड़ी महंगी बनी है तो अब अगली सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट पे जाएंगे। हमने गली मोहल्ले तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया, मोबाइल कम्युनिकेशन ऑन व्हील वाले क्लिनिक्स ऑन व्हील बना दिए, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल बना दिए। पहले गली में कोई नहीं आता था, अब कोई आ रहा है। अब वो अगर ये कर रहा है कि वो 100 पेशेंट की बजाय 150 शो कर रहा है, तो अब हमारा अगला टारगेट ये होगा कि हम उसको इस तरह से निज़ाम को ठीक करें कि वो 150 के 150 देखे।
ठीक है। वो फज ना कर सके। ठीक है। तो ग्रेजुअली ये तमाम चीजें होती है ना। ठीक है। तो हम ग्रेजुअली इन तमाम इश्यूज पर काम कर रहे हैं, हम दूध और शहद की नहरें नहीं बहा रहे। बड़ी अच्छी हम बात इसको है ठीक करना भाई साहब, चाहते हैं। आपकी बातें सारी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये जो इस सारा सिचुएशन के अंदर एक चीज़ बड़ी मिसिंग है, वो ये है कि कम्युनिकेशन कहीं कम लगती है आपकी और इन लोगों की। आपके मौक़िफ़ से मैंने उनसे बात की है, पिछले शो में मैं उनसे बात करके आया, उनसे मैंने जो उनके लोग थे उन सारों से बात की। उन्होंने कहा जी कि हमें हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हम डॉक्टर सारे और ये पैरामेडिकल स्टाफ ये सड़कों के ऊपर है, इनको मारा पीटा जा रहा है। आपके डिपार्टमेंट के लोग स्पेशली, मैं स्पेशलाइज हेल्थ की बात नहीं कर रहा, अभी वाईडीए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके लोग हैं। मुझे वाईडीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईडीए के तो बहुत सारे साथी, हमारे साथी दोस्त हैं। वो आपके सामने बैठना भी, डॉक्टर आतिफ भी चाहता है कि मैं बैठूं। सारों से हमारा आपस में बड़ा राब्ता रहता है। हाँ। इशू ये नहीं है, देखें इशू वहाँ आता है कि जहाँ पर हम एक झूठ का मंजन बेच देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी हैं। जी ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंडिया ने हमें थ्रेट किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड होगी और पाकिस्तान को पानी का बहरान आएगा। अगर हम इन्हीं अफवाहों के चक्कर में कालाबाग डैम को ना रोकते कि जनाब झूठे भूखे मर जाएंगे, पंजाब जीत जाएगा, सिंध डूब जाएगा, केपी डूब जाएगा, कालाबाग डैम नहीं बने दिया गया ना। यही बातें थी ना। आज अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो हमें ये खतरा होता कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, हमें को प्रॉब्लम होता। और सोचें कि जब सैलाब आए तो क्या सिंध नहीं डूबा, बारहा केपी नहीं डूबा, लेकिन अफवाह साजी इतनी गर्म थी, हमारा दुश्मन उसमें शामिल था, लोगों के दिमागों में एक बात घुसा दी गई कि जनाब ये अगर ये हो गया तो आप तो डूब जाएंगे। इसी तरह से उन लोगों को कि जिनके स्टेक्स इस सिस्टम में हैं, उन लोगों को कि जिनकी दिहाड़ियाँ इस सिस्टम से लगती हैं, वो लोग जो मैंने एक आध दो हवाले दिए, जिनके चंदों से जिनके घर चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा घर अपने पैसों से चलता है, चंदों से नहीं चलता। जिनके घर चंदों से चलते हैं उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं। अगर तमाम सिस्टम ठीक हो जाए तो उनका मंजन कैसे बिकेगा? अपना मंजन बेचने के चक्कर में उन्होंने लोगों के ज़हन और दिमागों में शिद्दत से इस बात को डाला है कि तुम तो फारग हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी तो अब ख़त्म हो गई है। देखें फ़र्क क्या है। कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं गया। कोई अगर एक नोटिफिकेशन मुझे दिखा देना, कोई एक नोटिफिकेशन कि जनाब ये बशीर भट्ट वल्द सगीर भट्ट को फारग कर दिया कि जनाब आउटसोर्सिंग कर दिया, अब तुमने कल से नौकरी पे नहीं आना, तो मुझे दिखा। ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। ऐसा फिर यहाँ पर मुझे फर्क आपका नजर आ रहा है, क्यों पूछे क्यों? आप ये कहेंगे कि हमने इनसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं की? कुछ भी नहीं था भाई साहब। देखें और मैं वहां लोगों से पूछ रहा था, मैं गया। हम भी को आसमान से उतरे फरिश्ते तो नहीं है ना भाई, गलतियां हमसे भी होती है ना। अच्छा, मैंने पता क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गया उनके पास, मैंने उनसे पूछा कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी बात, उन्होंने कहा ये हमारा लीडर कह रहा है यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन। वही है ना, वो जो लीडर कह रहा था कि 35 पेंचर, तो बाद में लीडर मुकर गया, लेकिन कौम 35 पेंचर पीछे निकल पई बाहर। 2014 में धरने दे दिए कौम ने। इसी तरह जो लीडर होते हैं ना, जो इस तरह के लीडर होते हैं, जिनको झूठे तमाशे लगाने की, वो तमाशा बिकता है। बट साहब आप जब अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो आपकी रेटिंग नहीं आती होगी, जब आप पंगेबाज प्रोग्राम करते हैं तो आपकी रेटिंग आती है। तो ये इस कौम का मादरत से ये हाथ जुड़े हुए हैं, हमारा कल्चर बन गया है कि तमाशा बिकता है। तो कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिविटी अनफॉर्चुनेटली नहीं बिकती। मेरा अपने बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने हेल्थ वर्करों से ये वादा है कि आखिरी हद तक आप तमाम को इंशाअल्लाह ताला जज करेंगे। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है उन लोगों के लिए, तनख्वाहें कम, उन लोगों के लिए। चले इसको थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। बिल्कुल किसी की तनख्वाह कम नहीं होगी, कोई नौकरी से फारग होगा इंशाअल्लाह ताला नहीं जाने देंगे। कोई किसी की तनख्वाहें कम होंगी, अल्लाह ताला ज्यादा ही मिलने का चांस है। एड हॉक वालों का क्या बनेगा? देखें कोई एक सिंगल डॉक्टर फारग नहीं हो रहा, मैं स्टेप बाय स्टेप कह देता हूँ। कोई एक सिंगल रेगुलर मुलाजम किसी तौर पे नौकरी से फारग नहीं हो रहा। कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रही है? लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ से आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट के मुलाजिम हैं, और IRMC जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जब ख़त्म होता है तो नया रिन्यूअल होता है या दूसरा आता है। हम उन लोगों में से अक्सर को निकाल के एक मोड में दूसरे मोड में एडजस्ट करना चाहते हैं, जिससे कन्फ्यूजन आ रही है। और आप करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये कितने लोग होंगे? अगर इन सब की बातें मान लें तो ये 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग तो नहीं है ना, इनसे ज़्यादा तो मसला नहीं है। हम तो भाई 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर रखना चाहते हैं, उसमें मैं को अपना पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं रख रहा। चलिए, अब मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी आ गई होगी। आप यही श्योर कर दें कि एक इलाज मुफ्त रहेगा और दूसरा ये लोग जॉब से नहीं जाएंगे। कोई एक सिंगल रेगुलर मुलाजम किसी तौर पे नौकरी से फारग नहीं। एक बात बताएं, ये फिर मसला क्या है? अब आप मुझे वो बता दें। मसला कश्मीर है, मसला अपनी दिहाड़ियों का है, मसला अपनी चौधराहटों का है, मसला अपनी सियासत का है, मसला अपने तमाशों का है, मसला अपने पेट का है। सॉरी टू से, सिस्टम के अंदर जिन खराबियों से कुछ लोग मौज किया करते, देखें सब लोग 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
कुछ लोग बहुत मेहनती हैं, मैं मानता हूँ, कुछ दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ ज़रा थोड़े मेरी तरह के होंगे, ज़रा कम मेहनत करते होंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं यार मेरी पास हाज़िरी ला दिया करो, मैं नहीं आना। प्रॉब्लम उनको आती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दवाई चोरी करते होंगे, सारे लोग तो नहीं करते, बड़े बड़े ईमानदार लोग हैं, बिल्कुल तो चंद एक काली भेड़ें होती हैं, हर जगह होती हैं, तो उनके स्टेक्स होंगे, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को कहते हैं मैं फ़लानी चीज़ का सदर हूँ जनाब, और मैं सदर साहब हूँ, तो सदर साहब सरकारी मुलाजमों के ऊपर तो राज करते रहे हैं। अगर डॉक्टर जो आकर BHC आउटसोर्स ले लेगा तो उसको तो कोई सदर साहब का वजन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो अपने पेट के, अपने स्टेक्स के, अपने मामलात के, आम आदमी का दुख दर्द कोई नहीं है किसी को। ये जो तमाशा लगाया हो ना कि भाई आम आदमी को तो वो इलाज जो प्राइवेट जाकर मिलना था, जो अक्सर लोग मादर से, सारे नहीं, अक्सर लोग जो चिट पे लिख देते हैं जनाब शाम को मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाना, तो जब प्राइवेट क्लिनिक चल के मोहल्ले में ही आ जाएगा और जब डॉक्टर बैठका आपको इज्जत से, एहतराम से, मोहब्बत से प्राइवेट डॉक्टर की तरह देखेगा, तो तकलीफ तो होती है ना भाई। अब उस तकलीफ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो होती रहे। मरियम नवाज का विजन है, मरियम नवाज का हुक्म है कि मेरा टारगेट वो आम आदमी है, पंजाब के वो 13 करोड़ अवाम है जिनको हेल्थ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट सहूलियात उनके घर के नज़दीक तरीन जगह पर देनी है। और इस मिशन से ना मरियम नवाज को कोई रोक सकता है, ना ख्वाजा इमरान नज़ीर को कोई। इस मिशन में हम आपके साथ हैं, यही तो मिशन है, यही तो असल में डिलीवरी है जो आपने लोगों को देनी है। जो फिर कह रहा हूँ किसी डॉक्टर को मेरे YDA के भाई तसल्ली रखें, खातर जमा रखें। हाँ, अपनी हरकतें तो ना निकल जाना, जो चीज़ें जो इंतशार चल रहा है, जो पुलिस वाले कहते हैं नहीं हम पे चाकू छुरियों से हमले किए हैं, सरिंजें मारी हैं, वो एक खातून ने मेरे मुतालिक कुछ लिखा वाला उनको हिदायत दे कि मकसद कहने का अपनी हरकतों से ना निकल जाना। आप जब कानून को हाथ में लेते हैं और आप बात करते हो तो आपके मुंह में बड़े अदब से, मैं कह रहा हूँ मुझे ये जेब नहीं देती ये बात करनी, लेकिन अपने मुंह की भीड़ को ना ज़रा कंट्रोल करें। आप ये मत समझें कि आप जो मर्जी रहेंगे और बोलते रहेंगे और आपको इजाज़त दी जाएगी। नो, इज्जत सबकी होती है। अगर इस महकमा की सेक्रेटरी है तो वो भी एक शरीफ ख़ानदान, इज्जत वाले ख़ानदान से है। नहीं इजाज़त आपको कि आप उसके मुतालिक बदजुबानी, एक ख़ास लेवल की बदजुबानी करें। देखें, मुझे बुरा कह लें, चलो यार मुझे गाली भी दे दें, लेकिन एक खातून के मुतालिक जब आप बात करते हैं तो सोच के बात करें। जो शख्स अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझता है वो ये नोट कर ले, मुझ समेत कोई आइन कानून से बालातर नहीं है। बकवास की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। मोहब्बत से बात करें, इज्जत से बात करें, एहतराम से बात करें। मोहब्बत से जवाब देंगे, इज्जत से बात देंगे, एहतराम से जवाब देंगे। अगर आप समझेंगे कि आप वो पुराने वाले स्टाइल में चलेंगे तो वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। ठीक है साहब, ये अब एक बात बता दें क्योंकि अब ये एक लड़ाई स्टार्ट हो गई हुई है। आपने इनको मारा, ये नहीं, हमने किसको मारा? ये जो वहाँ किसने कहा आपको? मुझे कोई एक फुटेज दिखाएं, मुझे कोई एक फुटेज दिखाएं मारने की। मैं कह रहा हूँ कोई एक फुटेज दिखाएं इसी पे। बट साहब तुसी पंचायत कर लो, ऐसे टक ला लो, किसी को मारन दी फुटेज दिखा दो, किसी को गिरफ्तार के ले जान दी फुटेज दिखा दो। मैंने देखी है, मैंने देखी है। नहीं तो फिर बंदे लेके जाने वाली नहीं, वो कब गए साइड पे लेके जाने की फुटेज है। देखिए साइड पे तो वो हमारे एक दोस्त हैं, क्या नाम अच्छा नहीं लगता किसी का, वो DIG साहब उनको खुद साइड पे लेके जा रहे हैं, उनकी तरफ से गप्पे मार रहे हैं वो। तो उन्होंने बाद में क्या दिया, मुझे साइड पे लेके जा रहे हैं। तो कहने का मकसद है देखें ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे दोस्त हैं। क्या इनसे बैठेंगे? इस सिस्टम में देखें, इस सिस्टम में हर शख्स के साथ बैठने को तैयार हूँ, सुन लें। लेकिन मैं किसी अलायंस को नहीं मानता, आई बात समझ में। मैं किसी यूनियन को नहीं मानता, मैं किसी की चौधराहट नहीं मानता। वो बने तो हुए भाई, मैं किसी को चौधरी नहीं मानता, सीधी और साफ बात। मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट का आम वर्कर बात करे 200 दफ़ा बात करूंगा, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट का हेल्थ वर्कर बात करे 2000 दफ़ा बात करूंगा। जो खुद साख्ता बने पड़ते हैं ना, जिनको चंदे खाने की आदत है, जो लोगों के घर के बुझते चूल्हों पे अपना चूल्हा जलाते हैं, ऐसे किसी फ्रॉडिये या फ्रॉडन से मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर इनकी अलायंस बन गई है, लोग उनको इज्जत कौन सी अलायंस भाई, कौन सी? तो सही। मैं किसी अलायंस को मानता ही नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ किसी अलायंस को। मैं पंजाब के गरीब को मानता हूँ, पंजाब के मजदूर को मानता हूँ, पंजाब के किसान को मानता हूँ, अपनी हेल्थ वर्कर को मानता हूँ, अपने डिपार्टमेंट में मेहनत करने वालों को मानता हूँ, उस डॉक्टर के हाथ चूमना पसंद करता हूँ जो लोगों की खिदमत करता है, उस वैक्सीनेटर के हाथ चूमना पसंद करता हूँ जो बच्चों को जाके वैक्सीनेशन कराता है, उस लेडी हेल्थ वर्कर्स के, उस लेडी हेल्थ विजिटर को सलूट मारने को फोकियत देता हूँ जो फील्ड में खिदमत करती हैं। किसी ड्रामेबाज को, किसी, अगर इतना सियासत का शौक है तो भाई जाओ ना, नौकरी से तो निकल गए हो आप, जाओ इलेक्शन लड़ो,
लड़ो ना अपने इलाके में, आपको अपने औकात पता चले, जीत के आओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात पे आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए और आप देना चाह रहे हैं और आपका प्लान भी ठीक है। इनके जो मुतालबात है, देखिए अब ये एजुकेशन तो पैदा होगी भाई साहब, आपके पास आएंगे, आपसे लड़ेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को तकलीफ होगी, तो आपको इनके साथ एक दफा बैठना तो पड़ेगा कि ये सॉल्व करने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप इसी तरह छुपते रहेंगे, फोर्स इस्तेमाल करते रहेंगे या अपनी मौकफ को सामने पेश ही नहीं करेंगे, बट साहब मैं तो आपको चीजें तो खराब हो इसका जाएंगी। जवाब दे देता हूँ। देखें, एक खास वक्त होता है बैठने का और बात करने का। जब आप दस्तों गिरेबा हो जाए ना, फिर मैं बैठने पे बिलीव नहीं करता। आप लेकिन आपने लेट की है। देखें, मैं आपको बताऊं, हम लोगों को तकलीफ हुई है ना, मैंने पहले दिन ये कह दिया था, अगर आप पंजाब असम्बली का मेरा स्टेटमेंट उठा लें, मेरा ज़ाती ख्याल ये था, और शायद मैं गलत था, कि जब मैं कैटेगोरिकली एज मिनिस्टर पंजाब असम्बली में ये कह दूंगा कि हम किसी की नौकरी से नहीं खेलने जा रहे, वो आपका मौका कहीं पे आया ही नहीं ना। नहीं, वो पंजाब असम्बली में ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, वो बाहर किसी को पता वो ही सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि ये जो गलतफहमियां फैलाने वाले, ये अपना मंजन और अपना चूरन बेचने वाले, लोगों के पैसों पे फ्लैटिस में स्वीट लेकर रात को रहने वाले, ये इन बड़ा लोगों का तमाशा तो फिर बंद नहीं ना चलना था। तो कहने का मकसद ये है, अब देखिए मेरा गिला है अपने डॉक्टर भाइयों से कि यार हम तो आपको स्ट्रेंथन कर रहे थे, हम तो आपको एज एंटरप्रेन्योर काम करने का मौका दे रहे थे, हम तो आपके किसी एक साथी को निकाल नहीं रहे थे, आपने ये तमाशा क्यों लगाया? तो वो गिला है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ गिला है। तो जब किसी वक्त मुलाकात होगी, हम इस शहर में रहते हैं, शहरदार हैं, घूमते फिरते एक दूसरे के मत्थे लगना है, तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। चलें, ख्वाजा साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अपने मौक़िफ़ को फैलाने के लिए आपको ज़रूर सामने आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन से आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो कागज़ एक भाई साहब कह रहे थे, बट साहब मैंने किसी का क्लिप देखा, वो बता रहे शरीफ आदमी जो भी था, अल्लाह उसको अपनी ईमान में रखे, मैं क्या कह सकता हूँ कि जनाब मैं बड़ा बुज़दिल आदमी हूँ और मैं छुपा पड़ा हूँ। तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं वो हूँ जिसने मुशर्रफ की आंखों में आंखें डाली थी, मैं वो हूँ जिसने इमरानी आमरीत का डट के मुकाबला किया था, मैं वो हूँ जिसके सेल में लाल बेग छोड़ दिए थे पर उसने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा था। तो भाई डटा डुटता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन एक इज़्ज़त का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है, हया करता हूँ, मुझे हया पर ही रहने दिया जाए और हया को साइड पे करने पे मजबूर ना किया। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की आपने बात सुन ली। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वज़ीर सेहत हैं, पॉपुलेशन और हेल्थ के। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने जो बताया, उससे पहले हमने आपको दिखाया कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान नसीब ने क्या कहा। इन दोनों की बातें भी आपने सुन ली। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, प्रॉब्लम बातचीत से सॉल्व हो सकता है, और किसी को तकलीफ, आम पब्लिक को तकलीफ ना पहुँचाई जाए, ये भी हो सकता है। बात करने वाली सिर्फ जो अभी आगे यहाँ आगे समझ यही आती है कि जब आप किसी अलायंस को, किसी एसोसिएशन को एज अ प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल करना शुरू कर दें और मुतालबात ऐसे सामने रख दें और उसको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें सोसाइटी के अंदर, जिससे पता ना चल सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप मांग क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप सड़कों पर रहें और आपको अपनी डिमांड्स ही क्लियर ना हो, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है पूरी सोसाइटी के लिए। तो इन चीज़ों से, कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, और मेरे ख्याल से सरकार को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना हो। क्योंकि सरकार ने अब अगर अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियरली बयान किया और बताया, ये पहले भी क्लियरली बयान किया जा सकता था, लोगों के पास जाया जा सकता था, उनको बताया जा सकता था कि यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने भी यही जानने की कोशिश की, क्या कोई नोटिफिकेशन है, क्या कोई पर्ची आई है, क्या कोई खत आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप नौकरी से जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने उससे सुना है, उसने मुझे कहा है, उसने मुझे कहा, और इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ये लाहौर का दूसरा बड़ा इशू क्रिएट हो चुका हुआ है अंदरून शहर की, जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बाद जो अब डॉक्टर हेल्थ अलायंस, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की वजह से हुआ या उनके साथ हुआ है, वो यही था कि किसी को पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। किसी ने कहा निजकारी हो रही है, तो उस पर सब निकल आए, निजकारी हो रही है। यानी कि हम ये तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं करते कि सच्चाई है क्या, गवर्नमेंट करने क्या जा रही है, ये लोग करना क्या चाहते हैं, और हम अगर सड़कों पर आके बैठ गए तो हमारे मुतालबात हैं क्या, हम क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। मेरी आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है, स्पेशली मीडिया से, क्योंकि यूट्यूब की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदा सहाफ़ी बन चुका हुआ है, हर बंदे को सहाफ़त और जर्नलिज्म करनी है। जहाँ इवेंट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको ऐसा लगता है दुहाइयाँ, चीख पुकार, रोन पिटन सारा बिकता है। जब वो ऐसा उनको लगता है तो वो ये क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं और वो ये सारा कुछ दिखाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे सोसाइटी में कन्फ्यूजन पैदा होती है। ये कन्फ्यूजन दूर करें आप।
जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी से लें। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके दें ताकि आपको पता चल सके यहाँ हुआ क्या है। यहाँ से हमने जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन से उनसे भी बात की पिछले प्रोग्राम में, और आज हमने जो वज़ीर हैं जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस तमाम इशू के ऊपर, उनसे ही बात की और आपने बिल्कुल क्लियरली, आपको तमाम पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और इवन हमने जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वज़ीर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनसे भी बात की ताकि ये तमाम का तमाम इशू खुल के सामने आ सके और आप इसको देख सकें कि इसमें हो क्या रहा है। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।